everyone, it's Advocate Mishika Gupta, and in today's video we will be covering chapter 9 of BNSS which says Security for Keeping Peace and for Good Behavior. इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में ये बताता है कि कैसे कोई कोर्ट किसी इंसान से श्योरिटी या बॉन्ड मांग सकता है. अब वो किससे मांग सकता है? कोई ऐसा इंसान जिससे पब्लिक को डेंजर हो या फिर उसकी कोई पुरानी हरकतें ऐसी हो, क्रिमिनल नेचर की हो. और क्यों मांग रहे हैं? ताकि वो शांति बनाए रखे, सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखे. इस वजह से श्योरिटी या बॉन्ड मांगता है कोर्ट. सो 125 सेक्शन अब बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन. तो ये सेक्शन बता रहा है कि अगर सेशन कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी आदमी को कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि फ्यूचर में पब्लिक पीस में वो थ्रेट बन सकता है, तो कोर्ट उस इंसान से बॉन्ड या बेल बॉन्ड मांग सकता है. और वो क्यों मांग रहे हैं? ताकि वो शांति बनाए रखें सोसाइटी में. इस वजह से कोर्ट मांग सकती है. अब ये सेक्शन कब अप्लाई होता है? कि जब आदमी कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस का कन्विक्ट होता है, जैसे कि चैप्टर 11 ऑफ बीएनएस के ऑफेंसेस, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ, ये वाले ऑफेंसेस, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया हो, या फिर ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे केसेस में मांगा जा सकता है. अब इसमें एक बात और की गई है, कोर्ट कन्विक्ट को ऑर्डर दे सकता है कि वो बॉन्ड साइन करे, और वो जो बॉन्ड है वो 3 साल तक का ही मैक्सिमम दिया जा सकता है, ताकि वो उस 3 साल तक शांति बनाए रखे, पीस रखे सोसाइटी में. अगर अपील में कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है तो वहां पर बॉन्ड भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. और अगर ट्रायल कोर्ट या फिर एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में भी ये ऑर्डर वो लोग अगर चाहते हैं तो वो भी ये ऑर्डर दे सकते हैं. सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 126 पर, जो बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस. 125 में बात की गई है कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में, लेकिन जो और बचे हुए केसेस हैं वो 126 में कवर किए जाते हैं. अब ये वाला सेक्शन बात कर रहा है, इसमें कहा गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि कोई इंसान पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है या फिर कोई वो ऐसा एक्ट करता है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो उस इंसान को नोटिस भेज सकता है और उससे बॉन्ड साइन करने को बोल सकता है, ताकि वो फ्यूचर में शांति बनाए रखे. इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है. अब ये कब अप्लाई होगा? जब किसी इंसान के बारे में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है या फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई इंसान वहाँ पर पीस डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उससे बॉन्ड साइन करवा सकते हैं. अगर कोई आदमी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है जो पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी करवा सकते हैं. अब इसमें मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उस आदमी को नोटिस भेज सकते हैं. उससे पूछा जाएगा कि आपसे बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड क्यों नहीं मांगा जाए. आप उसको वो आदमी रीज़न देगा कि मैंने मतलब जो भी अपना उससे एक बार पूछा जाएगा कि आपसे ये साइन क्यों ना करवाया जाए. फिर इसमें बॉन्ड को मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ही साइन करवाया जाता है, और जो 125 था उसमें 3 ईयर्स तक करवाया जाता था, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को 1 ईयर तक की ही पावर दी गई है. अब कौन एक्शन लेता है इसमें? जिस एरिया में शांति भंग हो रही है, जिस एरिया में पीस डिस्टर्ब हो रही है, उस जगह के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं. और अगर कोई आदमी किसी दूसरे एरिया में जाके शांति भंग करने वाला हो, तो भी मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले सकते हैं. मतलब ये पूरा अगर मेरा एरिया है, तो इस एरिया में कोई भी अगर बाहर से इंसान आता है तो मैं इस एरिया में उस पर ऑर्डर ले सकती हूँ, या फिर कोई मेरी जगह का आदमी बाहर जाके पीस डिस्टर्ब करता है तो भी मैं ऑर्डर मतलब एक्शन ले सकती हूँ. दिस वॉज इट 126. अब आते हैं नेक्स्ट पर 127 पर, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसमेंटलिंग सर्टेन मैटर्स. तो ये सेक्शन बताता है अगर कोई इंसान राइटिंग में या फिर ओरल में किसी भी तरीके से ऐसे मटेरियल्स फैला रहा है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि मटेरियल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस इंसान से श्योरिटी मांग सकता है कि वो अच्छा व्यवहार मेंटेन करे. अब कौन से वो मैटर्स हैं उसको समझते हैं डिटेल में. तो जब कोई इलीगल कंटेंट फैला रहा हो, जैसे ऐसे मैटर्स जो सेक्शन 152, 196, 197 या 299 बीएनएसएस के अंडर पनिशेबल हैं, लाइक हेट स्पीच, फॉल्स एविडेंस या फिर सिडिशियस कंटेंट, ऐसा कुछ फैला रहा है तो एक्शन लिया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा. या फिर जजेस के अगेंस्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन या डिफेमेशन कर रहा हो तो ले सकते हैं. ऑब्सीन मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो भी लिया जा सकता है, जो कि सेक्शन 294 बीएनएस के अंडर पनिशेबल है. अब एक्शन तो लिया जा सकता है. क्या एक्शन लिया जा सकता है?
मैजिस्ट्रेट उस इंसान को नोटिस भेज सकता है और उससे बॉन्ड साइन करने के लिए कह सकते हैं कि वो एक अच्छा मतलब पीस मेंटेन करे, एक अच्छा व्यवहार रखे। कितने टाइम के लिए? ये भी जो बॉन्ड है वो 1 ईयर तक के लिए साइन करवाया जा सकता है मैक्सिमम। सो सेकंड सबसेक्शन बात कर रहा है कुछ प्रेस एंड मीडिया के लिए स्पेशल रूल बनाया गया, एक्सेप्शन केसेस है ये। अगर कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 87 के अंडर आता है, उसमें कोई कंटेंट ऐसा छपता है तो उसके एडिटर, प्रिंटर या पब्लिशर के खिलाफ बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस ऐसे केसेस में अगर कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है पहले। अब 128 की बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्संस। तो सबसे पहले समझते हैं अप्लाई कब होगा, जब कोई इंसान अपनी आइडेंटिफिकेशन या प्रेजेंस छुपा रहा है, ठीक है, और उसको ऐसा शक है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस थेफ्ट, मर्डर या फिर डकॉइटी, ऐसा कुछ भी करेंगे या फिर करने की सोच रहा है, तो फिर एक्शन ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट। उस आदमी को नोटिस भेज सकते हैं, उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करने के लिए कह सकते हैं, और ये भी जो बॉन्ड है वो 1 ईयर तक का मैक्सिमम ही फिल करवाया जा सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर 129 जो बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो इसको समझते हैं डिटेल में कौन कौन से लोगों पर ये एप्लीकेबल है। तो इसका जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसका एक क्लॉज बात कर रहा है अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी पहली बात तो लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई इंसान हैबिचुअली, मतलब वो चोर है, रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है या फिर फॉर्जर है। फॉर्जर यानी जो इंसान फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाता है। सेकंड सब क्लॉज बात कर रहा है बी हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब जो इंसान चोरी का सामान छुपाता है, बेचता है वो। सी बात कर रहा है प्रोटेक्ट्स और हार्बर थीव्स, मतलब जो चोरों को छुपाते हैं, ठीक है, उनको जगह देते हैं, उनको खाना पीना देते हैं वो। तो डी बात कर रहा है जो इंसान बार बार किडनैपिंग, अबडक्शन, चीटिंग, एक्सटॉर्शन ऐसे क्राइम्स या फिर मिसचीफ के जो ऐसे क्राइम्स बार बार करता है वो इंसान भी इसी में इंक्लूडेड है डी क्लॉज के अंदर। या कोई ऐसा इंसान जिसने 178, 179, 180, 181 के अंदर जो भी ऑफेंसेस किए हैं बीएनएस के अंदर वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ई बात कर रहा है जो पब्लिक पीस तोड़ने वाले क्राइम्स बार बार करता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है। तो एफ बात कर रहा है हैबिचुअली कमिट्स या अटेम्प्ट्स टू कमिट्स, ये सारे जितने इनमें ऑफेंसेस आते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में, फॉरेनर्स एक्ट, एम्प्लॉयज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, ये जितने भी सारे एक्ट्स हैं इसमें अगर कोई क्राइम करता है तो इसमें मतलब बेसिकली जो इंसान इलीगल ड्रग्स, फॉरेनर्स लॉ या फिर प्रोविडेंट फंड फ्रॉड्स करते हैं या फिर जो भी राशन का घपला वगैरह करते हैं वो सारे, या करप्शन वाले जो भी लॉज हैं इन सब में जो भी तोड़ते हैं तो वो सब लोग भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है जो कोई इतना डेंजरस है कि अगर वो फ्री घूम रहा है तो सोसाइटी के लिए वो डेंजर पैदा करता है तो उस इंसान को भी पनिशेबल इसमें किया जाएगा। अब इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? मैजिस्ट्रेट ऐसे आदमी को नोटिस भेज सकता है, उससे बॉन्ड साइन करने के लिए बोल सकता है ताकि वो फ्यूचर में अच्छा तरीके से रहे, मेंटेन करे पीस को। और ये जो बॉन्ड है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक के लिए साइन करवाया जा सकता है, ये वाला बॉन्ड भी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 130 ऑर्डर टू बी मेड। ओके, तो ये सेक्शन बेसिकली बता रहा है कि जब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 126, 127, 128, 129 के अंडर किसी इंसान को शो कॉज नोटिस भेजने का सोचते हैं तो उसको एक रिटर्न ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वही सब इसमें बताया गया है। जो ऑर्डर है वो राइटिंग फॉर्म में ही होगा और जिसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हें उसकी पूरी समरी होगी, कितने पैसे का बॉन्ड साइन करना है वो लिखना होना चाहिए। फिर उसमें बॉन्ड टाइम समय कब तक वैलिड है वो लिखा होगा, कितनी श्योरिटीज़ यानी गारंटर्स चाहिए होंगे और श्योरिटीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन और क्रेडिबिलिटी भी चेक की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। तो अगर किसी इंसान के खिलाफ मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास करते हैं और वो इंसान कोर्ट में ही है तो उसको वो ऑर्डर सुनाया जाएगा और उसको उसका पूरा मतलब उसको समझाया भी जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 132 जो बात कर रहा है समन्स वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। तो इसमें कहा गया है अगर इंसान कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसके लिए समन्स या फिर वारंट इशू कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट समन्स भेज सकते हैं ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर वो इंसान कस्टडी में है तो मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करके पुलिस ऑफिसर को उसको कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और लिखी गई है, अगर पुलिस रिपोर्ट से या फिर किसी भी सोर्स से मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो इंसान तुरंत अरेस्ट नहीं हुआ तो
तो वो पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट बिना देरी के उस इंसान को अरेस्ट करने का वारंट भी इशू कर सकती है। अब आते हैं 133 सेक्शन पर, जो बात कर रहा है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन और वारंट। जब भी सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग किसी इंसान के खिलाफ समन्स या फिर वारंट्स इशू होते हैं तो उसके साथ सेक्शन 130 के ऑर्डर की एक कॉपी भी भेजनी जरूरी होती है। मतलब हर समन्स या वारंट के साथ सेक्शन 130 के ऑर्डर उसमें अटैच होंगे। जो पुलिस ऑफिसर समन सर्व करेगा या वारंट एग्जीक्यूट करेगा उसको ये कॉपी उस इंसान को देनी होगी। इसका पर्पस ये है कि उस इंसान को क्लियर हो कि उसके खिलाफ क्या ऑर्डर पास हुआ है। 134 बात कर रहा है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी इंसान की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है तो उसकी जो प्रेजेंस है या हाजिरी है वो माफ़ की जा सकती है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि किसी इंसान की कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस वहाँ पर माफ़ की जा सकती है और जो वो इंसान है उसकी जगह उसका एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। अब आते हैं 135 सेक्शन पर, जो बात कर रहा है इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन में ये कहा गया है कि जब किसी इंसान को सेक्शन 130 के ऑर्डर के अंडर बुलाया जाता है या वारंट या समन्स के जरिए कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उसके खिलाफ मिली जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सच्चाई की एक बार जांच करेगा, मतलब उसको एक बार वो वेरीफाई करेगा। फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहा है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है वो सही है या फिर नहीं है। इसके लिए मैजिस्ट्रेट ज़रूरी जो भी एविडेंस है या विटनेस है उनको इकट्ठा करेगा। अब इसमें इंक्वायरी का क्या तरीका है, ये समन केसेस की ट्रायल के तरीके से ही होगी और जो भी एविडेंस है जो भी विटनेस है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन बात कर रहे हैं मानो इंक्वायरी के टाइम पर ब्रीच ऑफ पीस का डर होता है तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट उस इंसान को बॉन्ड साइन करने का ऑर्डर दे सकते हैं ताकि वो शांति बनाए रखे। अगर वो इंसान बॉन्ड साइन नहीं करता तो उसे कस्टडी में रखा जा सकता है। और कब तक कस्टडी में रखा जा सकता है, तब तक जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। अब ये कैसे प्रूव किया जाता है कि कोई इंसान हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर वो सोसाइटी के लिए डेंजर है। तो अगर कोई इंसान मानो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर सोसाइटी के लिए डेंजर है तो ये प्रूव किया जाएगा उसकी जनरल रेपुटेशन से या फिर कोई ऐसा एविडेंस मिला हो उससे ये सब प्रूव किया जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा लोग इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं, तो मैजिस्ट्रेट एक साथ अलग अलग इंक्वायरी कर सकता है। अब इसमें टाइम लिमिट भी सेट की गई है, इंक्वायरी 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 6 मंथ्स में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तो केस वहां पर खत्म हो जाएगा जब तक मैजिस्ट्रेट राइटिंग में रीजंस ना दे दे। और मानो कोई इंसान ऐसा है जो जेल में है तो उसके खिलाफ 6 महीने में केस बंद हो जाएगा जब तक पहले से वो टर्मिनेट ना किया जाए। अगर मैजिस्ट्रेट बिना स्पेशल रीजन के इंक्वायरी कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं तो अफेक्टेड इंसान सेशन जज के पास अपील कर सकता है या फिर सेशन जज इंक्वायरी को खत्म कर सकता है अगर उसे लगता है कि मैजिस्ट्रेट का डिसीजन गलत है। अगर हम इसको पूरे को समराइज करते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट किसी इंसान के अगेंस्ट पीस मेंटेन करने के लिए एक्शन ले सकता है। सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन की सच्चाई को की इंक्वायरी करनी होती है। ये 6 मंथ्स के अंडर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रीजंस अपने राइटिंग में देंगे। अगर इंसान डेंजरस है या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो मैजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड साइन करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट बिना वजह केस कंटिन्यू कर रहे हैं तो अफेक्टेड इंसान सेशन जज के पास जा सकता है और अपील कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 136 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। तो अगर इंक्वायरी के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी इंसान से बॉन्ड साइन कराना ज़रूरी है तो मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर दे सकते हैं बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसको समझते हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है सिक्योरिटी का नेचर या अमाउंट वही होगा जो सेक्शन 130 के ऑर्डर में दिया गया था। इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट सिक्योरिटी के टर्म्स और कंडीशंस को या फिर अमाउंट को नहीं बदल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है इस पर बॉन्ड का अमाउंट केस के सर्कमस्टांसेस देखकर ही फिक्स किया जाएगा, लेकिन उसका एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो थर्ड रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है जो इंक्वायरी हो रही है वो एक बच्चे पर हो रही है, बच्चे के केस पर हो रही है, यानी चाइल्ड पर हो रही है। तो जो उसके श्योरिटीज होंगे सिर्फ वही उस बॉन्ड को साइन करेंगे, ना कि बच्चा करेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की 137 जो बात कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। इसका मतलब ये है अगर इंक्वायरी के दौरान प्रोसेस में ये प्रूफ होता है कि किसी इंसान को फॉर गुड बिहेवियर या फिर पीस के लिए मेंटेन करने के लिए बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर इंक्वायरी सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रूफ नहीं हो पाता कि उस इंसान को बॉन्ड साइन करना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट इसमें रिकॉर्ड में ये लिखेंगे कि बॉन्ड ज़रूरी नहीं है
और अगर इंसान सिर्फ इंक्वायरी के लिए कस्टडी में था तो उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर इंसान पहले से कस्टडी में नहीं था तो उसे फॉर्मली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब उसके खिलाफ फर्दर में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 138, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी बॉन्ड का पीरियड कब से स्टार्ट होता है। सो अगर इंसान को सिक्योरिटी बॉन्ड देने का ऑर्डर तब दिया जाए जब वो किसी और क्राइम के लिए जेल की सजा ऑलरेडी भुगत रहा हो, तो उन केसेस में बॉन्ड का पीरियड तभी स्टार्ट होगा जब उसकी जेल की जो सज़ा है वो भुगत रहा है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद से वो स्टार्ट होगा। और ये सेक्शन 125 या सेक्शन 136 के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अब सेकंड सबसेक्शन इसका बात करें, मानो कोई इंसान ऑलरेडी जेल में नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सो सिक्योरिटी बॉन्ड का पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को पास कर देता है। अब इसमें एक चीज और है, अगर मानो मैजिस्ट्रेट कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से लेटर की डेट फिक्स कर रहा है तो फिर वो पीरियड उस दिन से स्टार्ट किया जाएगा। सो 139 सेक्शन बात कर रहा है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। तो इसमें लिखा गया है जिस इंसान से बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करवाया जाता है फॉर कीपिंग पीस या फिर फॉर गुड बिहेवियर के लिए, तो अगर उसने कोई भी क्राइम किया या फिर उसकी करने की कोशिश की या फिर किसी और को क्राइम करने में मदद की, अगर आप क्राइम कहीं पर भी करते हैं तो वो ब्रीच ऑफ बॉन्ड या बेल बॉन्ड माना जाएगा और उसकी आपको पनिशमेंट हो सकती है। तब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 140, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। ओके, सो ये सेक्शन बताता है मैजिस्ट्रेट को बेल बॉन्ड के लिए श्योरिटी को रिजेक्ट करने के लिए राइट है। इसको डिटेल में समझते हैं। मैजिस्ट्रेट किसी भी श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे लगे कि वो श्योरिटी देने के लिए अनफिट है। अब मानो अगर श्योरिटी पहले से एक्सेप्ट हो चुका है तो भी मैजिस्ट्रेट उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी रिजेक्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी होगी। या तो वो खुद इंक्वायरी करेंगे या फिर वो किसी जूनियर मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवा सकते हैं और उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं। श्योरिटी और जिसने श्योरिटी दी है उनको पहले से नोटिस दिया जाएगा और इसमें इंक्वायरी के प्रोसेस में जो भी एविडेंस आएगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और अगर मैजिस्ट्रेट श्योरिटी को रिजेक्ट करने का फैसला लेते हैं तो उसको अपनी रीजंस राइटिंग में बतानी होती है। मानो ऑलरेडी एक्सेप्टेड श्योरिटी को रिजेक्ट किया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट उस इंसान को कोर्ट में बुलाने के लिए समन्स या फिर वारंट इशू करेंगे। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करूं तो इसमें क्या क्या लिखा है, मैजिस्ट्रेट किसी भी श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उसे लगता है कि श्योरिटी देने के वो लायक नहीं है, अनफिट है, पर उसे पहले प्रॉपर इंक्वायरी और नोटिस देना जरूरी है। और मानो अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें श्योरिटी ऑलरेडी पहले एक्सेप्ट हो चुकी है तो उसे रिजेक्ट करना है तो उस केस में मैजिस्ट्रेट को श्योरिटी और अक्यूज को दोनों को ही कोर्ट में बुलाना होगा, उसकी बाद रिजेक्ट होगी। सो ये था सेक्शन 140। अब आते हैं 141 पर, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई इंसान मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो समझते हैं फर्स्ट सब सेक्शन से। अगर किसी इंसान को सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 125 या 136 के अकॉर्डिंग और वो सिक्योरिटी नहीं देता तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। मानो अगर वो पहले से जेल में है तो उसको वहीं रखा जाएगा जब तक उसकी सिक्योरिटी पीरियड पूरा नहीं होता या फिर सिक्योरिटी फर्निश वो नहीं कर देता तब तक। फिर इसमें एक चीज़ है, अगर किसी ने बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन किया है और वो उसे तोड़ दिया तो मैजिस्ट्रेट उससे दोबारा अरेस्ट करवा सकते हैं और फिर से वो उसे जेल भेज सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में क्या बात की गई है, अगर सिक्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है तो मैजिस्ट्रेट उस इंसान के खिलाफ वारंट इशू करेंगे। सेशन जज के पास अब ये केस भेजा जाएगा। सेशन जज उस इंसान को सुनने के बाद जो भी एक परफेक्ट डिसीजन होगा वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है, 3 इयर्स की मैक्सिमम होगी। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर एक से ज़्यादा लोगों को सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर मिलता है और उनमें से किसी का केस सेशन जज को भेजा गया है तो दूसरे इंसान का केस भी उसके साथ ही भेजा जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, सेशन जज अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इस केस को एडिशनल सेशन जज के पास भी भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मानो अगर सिक्योरिटी फर्निश की जाती है और जेल का ऑफिसर उसे एक्सेप्ट करता है तो उसको कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल का वेट करना होगा। और जेल के अंदर कौन से इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर सिक्योरिटी कीपिंग द पीस के लिए थी तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी गुड बिहेवियर के लिए थी सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग
तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन अगर वहीं पर सेक्शन 128 या 129 के अकॉर्डिंग है तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगा या फिर रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करूं तो इसका ये मतलब है, अगर किसी इंसान को सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर दिया गया है लेकिन वो नहीं कर पाया या वो नहीं देता है सिक्योरिटी, तो उसको जेल भेजा जा सकता है। अगर सिक्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है तो सेशन जज के पास ये ही डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन अगर सेशन जज चाहते हैं तो वो एडिशनल सेशन जज को केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, 3 इयर्स का मैक्सिमम हो सकता है। और जेल में इम्प्रिजनमेंट सिंपल या रिग्रेस होगा, ये कोर्ट या मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं 142 सेक्शन पर, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। मतलब जो इंसान सिक्योरिटी नहीं दे पाया उनको अगर रिलीज किया जा सकता है, वो समझते हैं कैसे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी इंसान को रिलीज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो सोसाइटी के लिए कोई डेंजर नहीं है। तो डीएम उन लोगों को रिलीज करेंगे जो सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया गया है। फिर अब इसमें सेकंड सबसेक्शन बात कर रहा है हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट या फिर कुछ स्पेसिफिक मैजिस्ट्रेट सिक्योरिटी अमाउंट, श्योरिटीज का नंबर या फिर सिक्योरिटी पीरियड को कम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। सेकंड सबसेक्शन बात कर रहा है मॉडिफिकेशन कर सकता है कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है मॉडिफिकेशन? सिक्योरिटी अमाउंट, श्योरिटीज का नंबर या फिर सिक्योरिटी पीरियड को वो कम कर सकता है, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। तो थर्ड सबसेक्शन इसमें बता रहा है रिलीज किया जा सकता है ऑन कंडीशंस और विदाउट कंडीशंस, किसी पर भी। अब इसमें क्या है, अगर जो भी कंडीशंस हैं उनका फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे ही सिक्योरिटी का पीरियड खत्म होगा कंडीशंस भी खत्म हो जाती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कंडीशन डिस्चार्ज के लिए। अगर मानो अब कंडीशनल रिलीज हो रहा है तो अगर उसकी कंडीशंस तोड़ी गई तो क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब उस इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और उस इंसान को फिर से मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट चीज़ है, अगर जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता और उस इंसान को दोबारा सिक्योरिटी फर्निश वो नहीं करता तो उसको उसके बचे हुए सेंटेंस के लिए वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में भेजे गए इंसान को वापस रिलीज किया जा सकता है अगर वो सिक्योरिटी का अमाउंट फर्निश कर देता है। तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस इंसान का किसी भी टाइम पर बॉन्ड को, सिक्योरिटी बॉन्ड को कैंसिल कर सकती है अगर उनके पास इसके लिए प्रॉपर रीजंस है राइटिंग में। 10th सबसेक्शन लास्ट बात कर रहा है, अगर किसी इंसान का श्योरिटी चाहता है कि उसका बॉन्ड कैंसिल हो जाए तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट उस इंसान को बुलाने के लिए सम्मन या वारंट इशू करेगी। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करती हूँ तो इसमें यही था, अगर कोई इंसान जेल में है क्योंकि उसने सिक्योरिटी फर्निश नहीं की तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उसे रिलीज कर सकती है। अब ये जो रिलीज है वो कंडीशंस पर या फिर बिना कंडीशंस के हो सकता है। अब मानो अगर जो रिलीज हुआ है वो कंडीशंस पर हुआ है और उसने वो कंडीशंस भी तोड़ दी तो उसको वापस दोबारा जेल भेज दिया जा सकता है। श्योरिटी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है अगर वो चाहता है तो। सो यही था पूरा 142 सेक्शन जो इसमें बात की गई। सो अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन पर 143 सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या लिखा है, ये उन केसेस से रिलेटेड है जिसमें किसी इंसान का पहले दिया गया बॉन्ड कैंसिल हो जाता है लेकिन उसके बॉन्ड का पीरियड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो इसको समझते हैं डिटेल में क्या लिखा है। अगर किसी इंसान के अगेंस्ट सम्मन्स या वारंट इशू होता है सेक्शन 140 सब क्लॉज 3 के प्रोवाइड या फिर सेक्शन 142 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो जब वो मैजिस्ट्रेट के पास आता है या फिर उसे पेश किया जाता है तो उसका पहला दिया गया बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। अब उस इंसान को बाकी बचे हुए बॉन्ड पीरियड के लिए नए तरीके से सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी जो पहले दिए गए सिक्योरिटी की तरह ही होगी। अब ऐसे नए सिक्योरिटी देने का जो ऑर्डर है वो सेक्शन 125 या सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग दिया गया ऑर्डर माना जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये नए सिक्योरिटी ऑर्डर्स भी उन्हीं लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आएंगे जो पहले वाले सिक्योरिटी ऑर्डर्स पर लागू होते हैं। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें ये लिखा है, अगर किसी का पहले दिया गया बॉन्ड कैंसिल हो जाता है मगर बॉन्ड का पीरियड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो उस इंसान को बाकी के पीरियड के लिए दोबारा सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी और ये जो नया सिक्योरिटी का ऑर्डर है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर दिया गया हो। सो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर 9 खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑन इट। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।